देखो यार, आज के समय सबको पता है कि कोई भी कंट्री या स्टेट को डेवलप करना है तो कंट्री या स्टेट के अंदर एक गुड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होनी चाहिए। एक हाईवे का नेटवर्क क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के हिसाब से काफी अच्छा होना मांगता है, तभी कोई भी स्टेट डेवलप करेगा इकोनॉमिक वाइज। तो इसी के प्लान में चलते हुए यूपी का ही नहीं, इंडिया का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट और एक्सपेंसिव मेगा प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो चुका है, जो एक कंट्रोल्ड एक्सेस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है with a length and cost of ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर्स और 36,000 करोड़ के वर्थ पे बनाया गया है और ओनली मियर ऑफ 3 इयर्स इसे बना के कंप्लीट कर दिया गया है और 2026 में पीएम मोदी के द्वारा इसे इनॉग्रेट भी कर दिया गया है। बट ये सब न्यूज़ तो सबको पता है, इस वीडियो में स्पेशल क्या है? इस वीडियोस में हम बात करेंगे एक ऐसे रीजंस में जिसके लिए इस एक्सप्रेसवे को बनाया गया है, इसके फ्यूचर्स प्लान्स क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या है, मींस कौन से करंट एंड फ्यूचर प्रॉब्लम्स को देखते हुए इस एक्सप्रेसवे को बनाया गया है। और कीप इन माइंड, इस एक्सप्रेसवे को नॉर्मली एक्सप्रेसवे जो इंडिया में अब तक बनते हैं वैसे नहीं बनाया गया है, इसको लॉजिस्टिक प्लस डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, जो हम आगे वीडियोस में देखेंगे। और एक और बात, इस एक्सप्रेसवे की इतनी पोटेंशियल है, चाहे तो ये यूपी का ही नहीं, इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवे बन सकता है। बट देयर इज सम मेजर फ्लॉज इन द प्लान, जो इस एक्सप्रेसवे को आने वाले समय में वन ऑफ द मोस्ट नेग्लेक्टेड एक्सप्रेसवे में भी लाके खड़ा कर सकते। सो इसके बारे में हम आगे वीडियोस में बात करेंगे। समझ रहे हो, अगर ये एक्सप्रेसवे पूरा दोनों फेज में बन जाता है तो यूपी एक स्पेशली रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अहेड हो जाएगा इंडिया में बाकी स्टेट के लेवल से। सो लेट्स गो, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो इस एक्सप्रेसवे की बनाने की क्या जरूरत? सो आप एक सिचुएशन को इमेजिन करिए, एक ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, जो मेरठ से एक ईस्टर्न यूपी के कोई भी सिटी में जाना चाहता है। ऑन पेपर अगर हम देखें इस ट्रांसपोर्टेशन जर्नी को तो ये सिर्फ एक सिंगल जर्नी होनी चाहिए, बट इन रियलिटी ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। ट्रैफिक कंजेशन मिलता है उसे, ब्रोकन स्ट्रेचेज होता है, सिटी के बॉटलनेक्स फेस करना पड़ता है। सो जो ट्रैवल कुछ घंटों का होना चाहिए था वो एक कुछ दिन तक खिंच जाता है। और इसे सिर्फ एक ट्रक की प्रॉब्लम मत समझिए, इसको इनटू 1000 करेंगे तो ये 1000 लैक्स ऑफ ट्रक्स की प्रॉब्लम बन जाती है एवरी सिंगल डे। और ये जस्ट इनकन्वीनियंस नहीं है, ये एक इकोनॉमिक लॉस है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया का लॉजिस्टिक कॉस्ट तो ऑलमोस्ट 13 to 14% ऑफ जीडीपी है, जो बहुत ज्यादा है ग्लोबल बेंचमार्क के हिसाब से देखा जाए बाकी डेवलप कंट्री के। क्योंकि ऑलमोस्ट 7 to 8% जीडीपी का एक लॉजिस्टिक कॉस्ट होना चाहिए कोई भी डेवलप या फिर गुड इकोनॉमिक कंट्री के लिए, जो एक बिग रीजन है जीडीपी लॉस का, एक इनएफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन। बट अगर डीपर इशू देखा जाए तो ये जस्ट ट्रैफिक नहीं है, ये एक टाइप ऑफ इनबैलेंस है। क्योंकि वेस्टर्न यूपी अक्सर ज्यादा डेवलप्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, इंडस्ट्री वाइज, कनेक्टिविटी वाइज ईस्टर्न रीजन्स ऑफ उत्तर प्रदेश से, हिस्टोरिकल भी और अभी के समय भी। तो ये जो गंगा एक्सप्रेसवे है इसे डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि ये जो डिफरेंस है इंफ्रास्ट्रक्चर का, इंडस्ट्री का और कनेक्टिविटी का वेस्ट यूपी और ईस्ट यूपी में, उसे खत्म कर पाए बाय डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द यूपी टू द ईच अदर विद फास्टर नेटवर्क्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिससे हमारा गुड्स है वो ज्यादा स्पीड से ट्रैवल कर पाएगा, जो ट्रैवल टाइम है वो प्रिडिक्टेबल हो पाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा स्प्रेड होगी और इवनली स्प्रेड होंगी पूरे रीजन में। और इससे हमारा जो करंट यूपी का जो एनएच कॉरिडोर का नेटवर्क है उससे ट्रैफिक रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन में भी काफी हेल्प होगी। और इसका डिफेंस एंगल तो हम नजरअंदाज कर ही नहीं सकते, जो हमारे इंडिया का डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहे हैं उससे पुश तो जरूर देता है। और ये अगर हम सरफेस पे देखा जाए पेपर पर तो ये जस्ट एक रोड है, बट अगर हम देखें तो ये जस्ट एक रोड नहीं, एक एफिशिएंट बैलेंस स्ट्रेटेजी है जो यूपी के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में काफी, बट यहाँ थिंग कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। अगर इसकी हिस्ट्री की बात की जाए तो ये जो गंगा एक्सप्रेसवे ये एक ओवरनाइट रातों रात बन के तैयार नहीं हुआ है। इसकी स्टोरी डेट की जाए तो 2007 से ये प्रपोज था गवर्नमेंट पे, बट ऐसा नहीं है कि उस समय आइडिया बुरा था, बट एग्जीक्यूशन गवर्नमेंट का बुरा था। लैंड एक्विजिशन इश्यूज थे, एनवायरमेंटल कंसर्न्स थे, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट थे गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट को काफी लोड लेना पड़ता है इसे बनाने के लिए उस समय। द प्रोजेक्ट कुडंट मूव फॉरवर्ड, बट अ नियरली डिकेड जो पेपर पे प्रोजेक्ट्स दिख रहे थे वो फाइनली एक गवर्नमेंट चेंज का, अगर हम कैटलिस्ट देखा जाए कि इसमें गवर्नमेंट चेंज का कोई रोल हुआ या कुछ भी हुआ, पर फाइनली जाके 2017 में ये प्रोजेक्ट को रिवाइव किया गया, इस पे न्यू अप्रोच लिया गया, प्लान को एक्सपांड किया गया, डिजाइन को इम्प्रूव किया गया और एजुकेशन मॉडल को मॉडर्नाइज और चेंज किया गया, जिसके बारे में हम जो ईपीसी मॉडल था उसमें आगे हम बात करेंगे कि इस मॉडल को आखिरकार कैसे इस मॉडल ने हेल्प किया है इस हाईवे को बनने में, जो
आखिरकार जाके फाइनली दिसंबर 2021 में इसका कंस्ट्रक्शन ऑफिशियली बिगेन होता है और ऑलमोस्ट 3 इयर्स में इसका कंस्ट्रक्शन खत्म करके इसे इनॉग्रेट भी कर दिया जाता है, जो एक रिमार्केबल अचीवमेंट है गवर्नमेंट का भी, ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री का भी। एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताता है इसके बारे में कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना खाली एक इंजीनियरिंग चैलेंजेस नहीं है, ये एक पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव बैटल बन जाता है कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। और अगर कंस्ट्रक्शन बिगिन भी हो जाते तो उसमें भी बहुत चैलेंजेस आते हैं उसे ओवर करने के समय तक, जो फर्दर वीडियोस आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे चैलेंजेस आते मेनली। अब वीडियो का मजेदार सेक्शन कि इस रोड को बनाया कैसे गया, इसके पीछे कैसी इंजीनियरिंग लगी है। अगर देखा जाए तो ये एक्सप्रेस वे एक कंटिन्यूस प्रोजेक्ट जैसा नहीं बनाया गया, इसे मल्टीपल कंस्ट्रक्शन पैकेज में डिवाइड किया गया और मेजर जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है, बेसिकली 2 इंफ्रास्ट्रक्चर जो मेजर कंपनी, उसे हैंडल करने के लिए दिया गया है। और जो ईपीसी मॉडल की बात कर रहे थे, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन, जहां इस मॉडल के तहत जहां कॉन्ट्रैक्टर को सब रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिजाइन से लेके एग्जीक्यूशन तक पूरा कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिससे उसका कोऑर्डिनेशन डिलेस कम होता है और उसका प्रोग्रेस भी काफी स्पीड अप से होता है। अगर इसके पीछे की इंजीनियरिंग को मैं सिंपली एक्सप्लेन करूं तो ये जस्ट अ फ्लैट रोड नहीं है। बेसिकली ये जो एक्सप्रेस वे है, इसे हम फ्लैट रोड नहीं कह सकते जैसे बाकी के रोड्स इंडिया में बनते हैं। इसे एक लेयर्ड सिस्टम की तरह बनाया गया। पहले उसे नीचे कॉम्पैक्टेड सॉइल डाला गया है जो रोड को एक स्टेबल फाउंडेशन प्रोवाइड कर पाए। उसके ऊपर लेयर्स ऑफ क्रस्ट स्टोन एंड एग्रीगेट्स डाले गए हैं जो अच्छे से स्प्रेड होके वेट, व्हीकल का जो वेट होता है उसे इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। और उसके ऊपर हाई क्वालिटी एस्फाल्ट, बिटुमिनस एस्फाल्ट डाला गया है जो रोड को एक स्मूथनेस और हाई स्पीड ड्राइविंग के लिए कैपेबल बना पाए, जिसे टोटल 590 किलोमीटर लेंथ तक बनाया गया है सेम इंजीनियरिंग पैरामीटर्स पे। एक्सप्रेसवे की अगर बात तो लेंथ तो 594 किलोमीटर्स तक बनाया गया है और इसकी विड्थ की बात करें तो ऑलमोस्ट 120 मीटर्स विड्थ इसके रोड्स होंगे। ऑलमोस्ट 300 प्लस स्ट्रक्चर्स इसमें इंक्लूडेड है, जिसमें ब्रिज, क्रॉसिंग इसमें इंक्लूडेड है। इसके जो ड्रेनेज सिस्टम से इसे केयरफुली डिजाइन किया है जो हैवी मॉनसून को हैंडल कर सके। जो वीक सॉइल थे उसे रिइंफोर्स्ड किया गया जियो टेक्सटाइल से। और इस खाली इसके जो हम, क्योंकि ये प्रोजेक्ट एज फ्रॉम स्क्रैच बन रहा है, ओवर 7000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड गवर्नमेंट ने बाय किया है, जिसमें काफी जो वन ऑफ द बिगेस्ट लॉजिस्टिक चैलेंजेस है, क्योंकि फ्रेगमेंटेड ओनरशिप की वजह से, क्योंकि ज्यादातर लैंड छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था और इसके काफी सारे ओनर्स थे। इससे डील करना बहुत हेडेक का काम होता है, जो इस प्रोजेक्ट को एक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट तो बनाता ही है। बट इंडिया में लार्ज स्केल प्रोजेक्ट और बहुत पैसे लगा देना प्रोजेक्ट के ऊपर ही उसको सक्सेस डिटरमाइन नहीं कर सकता, ये फेल भी हो सकते हैं। जैसा हमारे पास काफी एग्जांपल्स है जो हम आगे देख। अगर इस प्रोजेक्ट की फ्यूचर इम्पैक्ट्स और हिडन रिस्क की बात किया जाए तो अगर ये प्रोजेक्ट एक बार सक्सेसफुली बन जाता है तो ये जो मेरठ और प्रयागराज के बीच में आज जो 10 से 12 घंटे टाइमिंग लग जाते हैं ट्रैवल करने में, वो मियरली 6 घंटे का हो जाएगा। और जैसे ये 594 किलोमीटर्स लॉन्ग रोड है और जैसे ये रोड पूरे यूपी को कवर करता है तो इसके अराउंड इंडस्ट्रियल हब्स, लॉजिस्टिक पार्क्स, वेयर हाउसेज भी बन सकते हैं। और गवर्नमेंट का तो प्लान भी है कि इसके रोड के अराउंड पूरे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाया जाए। आगे चल के जो एक्सप्रेस वे है, मेजर एक्सप्रेस वे के साथ तो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा ही, कनेक्ट होगा ही, साथ ही मेजर जो सिटीज है और विलेजेस है उसके साथ भी कनेक्टिविटी यूपी के लोग एंजॉय कर पाएंगे, जो यूपी का ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस नॉर्थ या बहुत ज्यादा बेहतर बना देगा। अगर इस ऑन पेपर देखा जाए तो ये तो गारंटी सक्सेस करता है। बट जो रिस्क फैक्टर की हम बात कर रहे थे, कुछ रिस्क है जिसकी वजह से ये पूरा प्लान एक अंडर यूटिलाइज्ड प्लान बन सकता है। क्योंकि अगर फ्लॉ की बात किया जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर, खाली इंफ्रास्ट्रक्चर बना देना इकोनॉमिक ग्रोथ का संकेत नहीं देता है। अगर इंडस्ट्री डेवलप उसके अराउंड नहीं हुई, कॉरिडोर्स के अराउंड इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुई, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो काफी धीमे हुआ या फिर नहीं हुआ, तो ये प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। जो ट्रैफिक प्रोजेक्शंस है वो ओवर एस्टिमेटेड हो गए आने वाले साल में, जिस तो फिर से ये प्रोजेक्ट और ये हाईवे और यूपी के रोड्स फिर से कंजेशन की प्रॉब्लम फेस कर सकते। अगर टोल प्राइसिंग को ज्यादा रख दिया तो ज्यादा लोग इसे यूज नहीं कर पाएंगे और एक्सप्रेस वे अंडर यूटिलाइज्ड हो जाएगा। और 594 किलोमीटर लॉन्ग एक्सप्रेस वे को मेंटेन करना चीप बिल्कुल भी नहीं
रहेगा। तो इस प्रोजेक्ट का रियल सक्सेस ये डिटरमाइन नहीं करेगा कि इसके ऊपर कार कितने फास्ट चल पाएंगे या कितने दूरी तक ट्रैवल कर पाएंगे और कितने सिटी तक कवर कर पाएंगे, बट इसके अराउंड कितने इंडस्ट्रीज ग्रो होती है और ये रोड कितने विलेजेस और सिटी को बेहतर कनेक्टिविटी के साथ साथ उसे इंडस्ट्रियली भी काफी अवेयर और कनेक्ट कर पाता है आगे जाके। एट द एंड तो इतना ही है कि एक्सप्रेस वे सिर्फ एक रोड नहीं है, ये अभी के समय पे एक एक्सपेरिमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि इस एक्सप्रेस वे को सिर्फ पब्लिक के लिए नहीं, डिफेंस के लिए भी यूज किया जाने वाला है। इस एक्सप्रेस वे के अराउंड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और इंडस्ट्री सेटअप करने का भी काफी प्लान्स है। अगर ये विजन, प्लानिंग, पॉलिसी, लॉन्ग टर्म विजन जो गवर्नमेंट का अगर सक्सेसफुल हुई तो ये यूपी के साथ साथ इंडिया का जो एक्सप्रेस वे को देखने का नजरिया है उसे तो बदलेगी ही, और आने वाले सालों में हमें और भी इतने ग्रैंड लेवल पे एक्सप्रेस वे इंडिया के हर एक स्टेट में देखने को मिलेंगे।